आईडीएफ का गाजा में जो ताजा तरीन हमला है उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज इजराइल की हो रही हैं। बड़ी ब्रेकिंग खबर है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 21 मई 2025 आज हम आपके सामने करीब 10 से 11 अंतर्राष्ट्रीय खबरें लाए हैं, जिसमें प्रमुखता जो कि हमारे चैनल का फोकस है वो फिलिस्तीन और गाजा की लड़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान, रशिया, चाइना, यहां तक कि भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे उछले हैं जबरदस्त, जो हम आपके बीच आज जिनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा में इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कल उसका एक आईडीएफ सोल्जर मारा गया है और 3 और बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कल की घटना उसमें क्या हुआ था, और दूसरी बात अभी जो 3 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए हैं या किस तरह से इजराइल गाजा में ऑपरेट कर रही है, कितने सैनिकों के साथ, और उसके विरोध में उसके बरखिलाफ जो हमास और रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं उनकी क्या ताकत है। दूसरी बात, इजराइल ने आज किस तरीके कितने आज जो कत्लेआम किए उसकी क्या संख्या, क्या नेचर था, क्योंकि हर दिन इजराइल का जो कत्लेआम नरसंहार वो तो चल ही रहा है, उसका नेचर बदल रहा है। उसके बाद एक बड़ी खबर, आईडीएफ के कई सोल्जर्स ने गाजा में सर्व करने से मना कर दिया है। फिर चौथी खबर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो भी बड़ी जबरदस्त हो गई है, और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर अभी जेनिन में घटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कई यूरोपियन देशों ने जो इजराइल को सेंसर किया है, उसके बाद इजरायली सोल्जर्स ने जेनिन में, वेस्ट बैंक में एक इंटरनेशनल डेलीगेशन पे गोली चला दी। उसकी भी बात हम लोग करेंगे। ईरान की जो सिचुएशन है वहां पर जो सीधे सीधे अब आमना सामना हो गया है। ईरान ने कह दिया है यूरेनियम का इन्रिचमेंट हम जारी रखेंगे। फिर अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है हम तब भी बात करेंगे। पहले अमेरिका ने कहा था अगर ये होगा तो हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो 6th हेडलाइन है, सीरिया में मार्को रूबियो ने, जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट सीरिया पे दिया है। फिर जो 7वीं जो घटना है रशिया और यूक्रेन की, उसमें एक एंटी यूक्रेनियन, एक यूक्रेन का ही फिगर जो एंटी यूक्रेनियन है, प्रो रशियन है, उसकी स्पेन में हत्या हो गई, और उससे जुड़े बहुत सारे नए तथ्य सामने आए हैं, और रशिया ने आज यूक्रेन में किस तरीके से हमले किए हैं। उसके बाद चाइना ने कैसे एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है, और वो पूरा यूनाइटेड नेशंस जिसको अमेरिका डिफंड कर रहा है, पैसे काट रहा है कि हम नहीं देंगे इसको, चाइना उस चीज को कैसे भर रहा है। उसके बाद तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, और बहुत बड़ा उछाल अभी और आने वाला है, और इसके पीछे क्या इजराइल और ईरान का युद्ध है कि इजराइल ने तय कर लिया कि अमेरिका के बिना हम ईरान पे हमला करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की जो 50th एनिवर्सरी है उसमें जो विरोध प्रदर्शन हुए, और एक के बाद एक। तो ये देखिए आज की 10 बड़ी हेडलाइन, इनको 10 या 11 हैं, इनकी हम विवेचना करेंगे। उसके बाद हम कुछ वेस्ट बैंक से लेकर और भी कुछ मिसलेनियस खबरें वो आपके बीच लाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो आईडीएफ ने एक्सेप्ट किया कि उसका एक जो सोल्जर है वो कल मारा गया, डिटेल उसके बारे में आया है, और 3 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए हैं, और उन तीनों के ऊपर मिलिट्री सेंसरशिप है। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स है उसके पास कुछ ऐसी खबरें हैं इन 3 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की जो आपको बताई जाएंगी। अब देखिए, अब जो सोल्जर कर मारा गया उसका नाम डोरोन कादोश। अब सबसे जो इसकी घटना महत्वपूर्ण कैसे, क्योंकि एक तो गिडियंस चैरियट जो फुल और फाइनल जो एक तरह से जंग है इजराइल की, वो अनाउंस हो चुकी है। इजराइल ने हजारों सैनिक झोंक दिए हैं, कल नंबर भी मैंने दिया था, आज फिर दोहराऊंगा। अब ये जो सोल्जर है डेनिलो मोकैनो, ये एक एलीट ब्रिगेड का था, संभवतः गोलानी ब्रिगेड का, वो अभी बाहर नहीं हुआ। लेकिन कैसे मारा गया वो एक हिब्रू वेबसाइट में आ गया, तो वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, और आपको हम इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमास का पलड़ा वहां पर भारी है इस फाइनल लड़ाई में भी, जिसको फाइनल लड़ाई कहा जा रहा है। अब ये देखिए, एक 4 स्टोरी बिल्डिंग ईस्टर्न खान यूनिस में, गाजा के अंदर एक 4 स्टोरी बिल्डिंग में आईडीएफ के सोल्जर्स वहां पर उन्होंने जाके घुसे वो। अब ये इलाका सैनिटाइज हो चुका था। देखिए फिर वही बात आ रही है, ये इलाका सैनिटाइज हो चुका था। सैनिटाइज मतलब इसको बकायदा जो इजरायली इंजीनियर्स हैं वो पहले देख चुके थे, यहां कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं प्लांटेड है। लेकिन वो जो अंदर घुसे हैं, अंदर घुसते ही वो एक्सप्लोड कर गया,
और पूरा का पूरा उसके बाद इजराइल ने यह खबर दी कि मकान गिर गया, लेकिन बाद में एडमिट करना पड़ा कि यह रिमोट से डेटोनेटेड एक्सप्लोजिव था। अब देखिए, रिमोट से डेटोनेटेड एक्सप्लोजिव हमास यूज कर चुका है, ऐसा नहीं पहली बार नहीं, बहुत बार कर चुका है, अभी 7 अक्टूबर के बाद भी कर चुका है। लेकिन ये जो अभी जो 17 अप्रैल के बाद जो हमास ने ऑफेंसिव लिया और जब से 18 मार्च के बाद से इजराइल ने जो नरसंहार शुरू किया नया, तो उसके बाद ये कुछ ऐसे परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, जो कि एकदम परफेक्शन से जिनका काम हुआ, बिल्कुल सही तरीके से, उसमें कोई एक परसेंट भी उसमें ऐसी चीज नहीं हुई कि जो वो हमास करना चाहता था वो नहीं हुई। इसको लेके आईडीएफ चकित है, जो इंग्लिश में वर्ड है प्रिसिशन, कि बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से उसने मारा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो बिल्डिंग गिरी, जिसमें जो पूरी तरह से एक्सप्लोजिव थी और जिसको हमास ने रिमोट से डिटोनेट किया, उसमें ये जो सोल्जर मारा गया है डैनिलो मोकैनो, ये बहुत देर तक मलबे के नीचे दबा रहा। अब आप सोचिए, मलबे के नीचे गाजा के लोग कितनी बार दबे हैं, अभी तक ये हो रहा है। और अभी तक जो जैसे मान लीजिए 53,000 अभी तक गाजा के सिविलियंस शहीद हो चुके हैं, कितने करीब 1 लाख से ऊपर घायल हैं। इन सबको आप ले ले तो उसके अलावा 20 से 30 हजार कब से मलबे में हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। अब ये इजराइल के साथ हो रहा है और इसको लेके आईडीएफ में बड़ी चर्चा हुई कि ये कैसे हुआ। ये कहीं हमास हमको मैसेज तो नहीं दे रहा है कि अभी जो ऑफेंसिव होगा उसमें इस तरह के ट्रैप्स हमने तुम्हारे लिए रखे हैं, जिसमें हम जिस तरह से तुमने गाजा के लोगों को मारा उसी तरीके से हम चुन चुन के तुम्हें मारेंगे। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न एक आईडीएफ की तरफ से आया और हमारे लिए तो और एक तरह से हर्ष की बात है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस अगर अपनी टैक्टिक मजलूम, अगर अपनी टैक्टिक्स जो पावरफुल ईविल है उसके खिलाफ डेवलप कर रहा है, तो ये देखिए एक बहुत एक बड़ी खबर है। उसके बाद जो एक आंकड़े कुछ आए हैं कि अभी इस समय गाजा में करीब 60,000 इजरायली सोल्जर हैं। उनके अलावा जो 3 उनके रेगुलर ब्रिगेड है, नहाल, गोलानी और किफिर, ये भी पहुंच गई हैं। और गोलानी ब्रिगेड ने अभी मोरक्को में, सोचिए मोरक्को अरब देश है, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां की जनता गाजा के साथ है, लेकिन मोरक्को में गोलानी ब्रिगेड की अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज की मोरक्कोन आर्मी के साथ, शायद यही समझने के लिए कि अरब कैसे लड़ते हैं। और ये सब बेवकूफ़ी की बातें। वो जो हमास के लोग हैं वो वाले अरब नहीं है, वो उन्होंने इतने लंबे समय से नई नई टैक्टिक्स पूरी दुनिया से सीख के, वियतनाम से सीख के, ईरान से सीख के, अल्जीरिया से सीख के अपनी टैक्टिक्स बनाई है। अब आप मोरक्कन आर्मी से उनकी अब जाके ट्रेन कर रहे हैं और आप ये इसके लिए कि अरब्स कैसे फाइट करते हैं ये समझने के लिए, तो ये हास्यास्पद है। लेकिन इजराइल तो अपने एक तरह से विनाश के रास्ते पे है, उसका वजूद अब रहेगा नहीं, ये बात चाहे टाइम लगे लेकिन वजूद नहीं रहेगा। और ये इसके विनाश की यही सब सूचक है। तो अब जब ये गोलानी ब्रिगेड इनकी मोरक्को से ट्रेन करके आई और अंदर घुस रही है, गाजा के अंदर अब डिप्लॉय हुई है, तो अब 60 से लेके मेरे ख्याल से संख्या अब 75,000 की हो गई है। 75,000 इजरायली सोल्जर्स आर बैटलिंग अबाउट 30 to 40,000 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स। अब ये जो 30-40,000 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, इनकी जो रिजर्व फोर्स है, जो फिलिस्तीनियों की रिजर्व फोर्स है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। और ये जो 30 से 40,000 रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, ये इजराइल की जो संख्या है 75,000 उससे तिगुनी पड़ जाती है, क्योंकि ये टनल्स में है। 30 से 40,000 बाहर नहीं है, बाहर एक भी नहीं है। जब वो चाहता है तब वो बाहर आता है। 30 से 40,000 की सेना टनल्स में रखना असंभव है। आज तक दुनिया के मिलिट्री के इतिहास में कि कभी नहीं हुआ है कि तुमने 30 से 40,000 लोगों को टनल्स में कैसे रखा हुआ है। रिजर्व फोर्स कहां है, क्योंकि रिजर्व फोर्स भी बाहर नहीं है। और 20 लाख की पॉपुलेशन है गाजा की, और उसमें जो है इतने बड़ी संख्या में टनल्स पे। उसके बाद जो एक हिस्सा हमास का ये भी है जो खाना पहुंचा रहा है, ऊपर पानी पहुंचा रहा है युद्ध के समय। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क, कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। और ये सब यहिया सिनवार ने सोच रखा था। 2016 के बाद से पूरा मोहम्मद दैफ और यहिया सिनवार ने इसको सोच रखा था। इसीलिए गाजा में नारे लगते हैं मोहम्मद दैफ और यहिया सिनवार के। और गाजा ही में नहीं, पूरे अरब देश में, जो अरब दुनिया है, हर जगह की जो जनता है जो क्रांति चाहती है, तो वो जब इसीलिए मोहम्मद दैफ और यहिया सिनवार को वो याद करती है। अब इसके बाद जो एक
दूसरी बड़ी चीज हुई कि करीब आज 82 गाजा के सिविलियंस शहीद हुए। ये संख्या देखिए 8200 इस तरह से हो रही है, लेकिन इजराइल की जो मारक क्षमता है वो कम हो रही है। ये बीच में कम हुई थी, फिर बढ़ी थी, फिर अभी कम हो रही है। और इसमें आज जो एक डबल रोटी मैसाकर हुआ, ब्रेड मैसाकर, जिसमें गाजा के एक इलाके में भूखे लोग वो ब्रेड लेने के लिए खड़े थे और वहां पर इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी। और उसमें अभी कितने एग्जैक्टली लोग मारे गए उसमें ये तो नहीं अभी क्लियर है, लेकिन और ये अभी जो 82 शहीद हुए हैं, ये उसमें कुछ एडिशनल इस घटना से शहीद हुए हैं या इस घटना में केवल इंजरीज हुई हैं। ये भी एक खबर आ रही है कि केवल इंजरीज हुई हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर शहीद होंगे। तो 82 से संख्या बढ़ भी सकती है आज जो गाजा में सिविलियन शहीद हुए हैं। और देखिए, इजराइल एक बदमाशी कर रहा है। इजराइल जो ने कहा था हम एड थोड़ी अलाउ करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी पूछा। एड अलाउ करने के सवाल पे हार्डली 3 या 4 ट्रक्स कुछ कल आई थी, कुछ आज आई। अब आप एड का सुन लीजिए। एड जो है वो यूएनओ डिस्ट्रीब्यूट करता रहा है गाजा में लंबे समय से। 400 पॉइंट्स हैं गाजा में जहां से एड डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एड देना ये यूएनओ की जिम्मेदारी है, क्योंकि यूएनओ के रेजोल्यूशन के हिसाब से गाजा के लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है इंटरनेशनली, और क्योंकि जब तक उनका राज नहीं बन जाता, तो इसलिए वो जिम्मेदारी यूएनओ की। तो यूएनओ की 400 साइट्स वहां पहले से है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम उन 400 साइट्स को नहीं मानेंगे, अपनी हम 4 या 5, 400 के बदले 4 या 5 साइट्स में हम करेंगे, और उसमें हम पहले शुरू में 20 लाख नहीं, हम बस 5 लाख लोगों को कुछ दिनों तक खाना पीना देंगे। और वो भी नहीं कर रहा है। और वो जो हमास ने भी कह दिया है कि तुम अगर चाहोगे भी तो कोई उसमें जाएगा नहीं, क्योंकि हम अपने लोगों को खिला रहे हैं और हम तुम्हारे एड को, बिकॉज यू आर वेपनाइजिंग एड, तुम एड को हथियार के रूप में यूज कर रहे हो, तुम भुखमरी को हथियार के रूप में यूज कर रहे हो, इसलिए हमारे लोग वहां जाएंगे नहीं, बॉयकॉट करेंगे पूरा। और कुछ तो इजराइल अब क्या कर रहा है, वो जो एड है उसको भी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम थोड़ा बहुत खाना पीना भी दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इतनी आलोचना हो रही, वो भी बात करेंगे उस पर। तो इजराइल जो है वो एड को क्रिमिनल एरिया से घुसाता है, आपराधिक एरिया, जो आपराधिक एरिया है। आपको बता चुके हैं हम कि इजराइल द्वारा ट्रेंड अपराधी हैं वहां, तो वहां से वो एड की ट्रक्स गुजरती हैं और वहां लूटपाट होती है। हमास के लोगों ने कई गैंग इस तरह से स्मैश कर दिए हैं, लेकिन जो इजराइल नए नए गैंग्स पैदा करता है, ये भी देखिए एक संघर्ष चल रहा है। अब इसके बाद देखिए जो एक और बड़ी खबर है कि जो कुछ इजरायली सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया है गाजा में लड़ने के लिए। इसमें 3 लोग 19 मई को गिरफ्तार हुए थे और इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। कम से कम 11 सोल्जर्स ऐसे हैं जो और भी सोल्जर्स के नेता माने जाते हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं 20 तारीख को। तो ये देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, और इसमें जो पूरी बात आ रही है वो यही आ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। बिल्कुल वियतनाम वॉर जैसी स्थिति, वहां भी अमेरिकन कहते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्यों लड़ रहे हैं, और इसीलिए वियतनाम वॉर अमेरिका हारा। तो ये जो पूरी बात है देखिए। अच्छा, एक और वहां पर इजराइल में एक मदर्स ऑन द फ्रंट लाइन एक संगठन है, जिसमें जो इजरायली प्रिजनर्स अभी हमास के पास हैं उनकी जो माएँ हैं उनका संगठन है मदर्स ऑन द फ्रंट लाइन। उसकी भी जो चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग 1 साल से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो रेगुलर सोल्जर्स को उनकी मौत के मुंह में ना भेजा जाए, उसके बाद होस्टेजेस को छुड़ाया जाए, पीस लाई जाए, शांति लाई जाए, पॉलिटिकल सोल्यूशन हो फिलिस्तीनी समस्या का। लेकिन ये सुन नहीं रहा है नेतन्याहू, और इसको अब लगता है उखाड़ फेंकना होगा। और कल हमने आपको बताया था कि यार गोलैन नाम के जो इजरायली एक लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने नेतन्याहू को उखाड़ फेंकने का कॉल कल दिया था, एक्चुअली परसों दिया था। कल उस पर बहस हुई थी जबरदस्त, आज भी उस पर जबरदस्त बहस चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि गाजा में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगर जरूरत पड़ी तो नेतन्याहू के खिलाफ हथियारबंद वो एक विद्रोह भी कर सकते हैं। ये संभव है, क्योंकि इजराइल की सोसाइटी बड़ी पैरानॉइड टाइप की है, वहां कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की पूरी स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद देखिए जो ब्रिटेन ने कल घोषणा की थी कि हम इजराइल के साथ ट्रेड टॉक सस्पेंड कर रहे हैं। आज ब्रिटेन ने इस पे भी एक मीटिंग की
कि हम हथियार भेजना इजराइल को क्या बंद करें, अभी क्या बंद करें। और यह बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि ब्रिटेन इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियार भेजता है। सबसे पहले यूएस भेजता है, नंबर 2 ब्रिटेन है। अगर ब्रिटेन ने मना कर दिया तो बवाल हो जाएगा। और उसके अच्छा, स्पेन ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास कर चुका है कि हम इजराइल को हथियार नहीं भेजेंगे। फ्रांस भी उसका तीसरा, तो फ्रांस भी अगर हथियार भेजने को मना कर देगा, यह भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और जो स्टारमर सरकार है इस समय इंग्लैंड में, पहली बार वो हरकत में आई है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए वो हो गया, वो जो घटना हो गई जेनिन में, एक यूरोपियन डेलीगेशन जेनिन में गया था। वो इस तरह के डेलीगेशन आते जाते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। उस पर गोली चल गई, उस पर अभी गोली चली। अब इसमें कि कुछ लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं, क्या हुआ है, लेकिन उसमें सब यूरोपियंस हैं। अब इस घटना के बाद फिर बवाल होगा। यानी नेतन्याहू जो है वो पूरी तरीके से उसने अपने जो सोसाइटी के फैनेटिक एलिमेंट्स है, ये मत सोचिए कि सेना ने गोली चला दी तो अपने आप चला दी, या ऊपर से आदेश होगा। और नेतन्याहू ये सोच चुका है कि किसी भी हालत में या तो हम मरेंगे और नहीं तो हम तबाह कर देंगे दुनिया को। ये पूरी स्थिति है। देखिए नेतन्याहू की मानसिकता, उसको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, वो पागल भी हो रहा है, 75 साल के ऊपर का हो गया है। और अभी जो पूरी एक स्थिति है उसमें यह लग रहा है कि नेतन्याहू ने पूरा एक तरह से एक आत्मघाती रास्ता उसने अपना लिया है, जो बाकी इजरायली नहीं चाहते। और इसको लेके देखिए, जो यूएन हाई कमिश्नर हैं ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के लिए, फ्रांचिस्का एल्बनीज, जो कि बोलती रही हैं इजराइल के खिलाफ, इटालियन है खुद, इन्होंने आज बोला है कि देखिए ये अगर ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल पर सैंक्शंस लगाएंगे, उसका मतलब कुछ नहीं है। वही आर्म्ड सेल रोको, हथियार भेजना बंद करो, और दूसरी बात जो जेनोसाइड हो रहा है उसको बंद करो, चाहे तुम्हें सेना भेजनी पड़े अपनी। क्योंकि जो सर्बिया में हुआ था 1990s में, बोस्निया को जब सर्ब्स ने घेरा था, नरसंहार कर रहे थे, तो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स गई थी, उसने हराया था सर्बियन आर्मी को। और मिलोसेविच वगैरह जो बोस्नियन मुस्लिम्स के कत्लेआम में इन्वॉल्व थे, उसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन वो इजराइल नहीं था, वो 1990s था। और आज वो इजराइल है, और इजराइल को लेके अमेरिका के बड़े कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। लेकिन यूरोप फंस गया है इसमें, क्योंकि यूरोप को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनी जनता को क्या जवाब दें। हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हम ये भी कहते हैं यूक्रेन को सपोर्ट करो क्योंकि यूक्रेन रशिया से कमज़ोर है, तो यहाँ फिलिस्तीन और हम मतलब बहुत ही कमज़ोर है इजराइल से, तो उसको हम क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसको लेके पूरा एक ज़बरदस्त मंथन यूरोपियन सोसाइटी में चल रहा है। उसके बाद जो ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी साहब ने फिर से आज कहा है, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पूरी बात है, अब परमाणु वार्ता, जो ये परमाणु वार्ता है, ये टूट जाएगी अगर अमेरिका ने यूरेनियम इनरिचमेंट पे जोर दिया कि यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान नहीं कर सकता है। क्योंकि ओबामा वाली डील में था कि 3.7% कर सकता है, और अभी विटकॉफ ने जो कल बयान आया उसने कहा कि जीरो, हम नहीं चाहते कि अलाउ ही नहीं कर सकते कि 0.01% भी यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान करे। और ये इजराइल के प्रेशर में उसने कहा। तो ये भी बात हुई है, ईरान ने ये भी कहा कि तय कर लो कि तुम्हें इजराइल के साथ जाना है या हमारे साथ एक समझौता करना है। ये भी एक बड़ी चीज हुई। और जो खमेनी साहब ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता अमेरिका से अभी अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट। हमारी अमेरिका से वार्ता अप्रत्यक्ष है, जो मुझे नहीं लगता किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। अमेरिका बकवास करने की कोशिश ना करे, स्ट्रांग वर्ड्स हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, यह कहना एक बड़ी गलती है कि हम ईरान को समृद्ध नहीं होने देंगे और यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकते। ईरान इसके लिए अनुमति का इंतजार नहीं कर रहा है। ये सीधा खमेनी साहब ने सीधे अमेरिका को बोल दिया। अब आप सोचिए कहाँ ये एक पोजीशन है ईरान की। चाइना भी खड़ा होता अमेरिका के सामने, रशिया भी खड़ा होता, हम तो सब जानते हैं। और अपने यहाँ क्या स्थिति है। खैर, अब इस सिलसिले में ये जो ईरान और यूएस में मामला फंस गया है, इस सिलसिले में जो 2015 में एक यूएस की नेगोशिएटर थी, वेंडी शर्मन, एक महिला थी जिन्होंने नेगोशिएट की थी 2015 की डील, जिसको बाद में ट्रंप ने खत्म कर दिया था, फिर वो एक अलग कहानी है। अब उन्होंने कहा, अब वेंडी शर्मन ने कहा है कि मैं अमेरिकन डेलीगेशन को हेड कर रही थी 2015 में, और ये जो अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं आरागची, उनसे उस समय भी डीलिंग मेरी थी।
और ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट का सवाल है, ये शर्त अमेरिका को नहीं डालनी चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव है, ईरान कभी मानेगा नहीं। बल्कि उनके शब्द हैं, इट इज डिजायरेबल, कि भाई अमेरिका के दृष्टिकोण से होना चाहिए, बट इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। तो मतलब बातचीत क्यों कर रहे हो अगर तुम्हें ये कराना है? ये पूरी स्थिति आ गई है। और इस बीच एक ये भी बात चल रही है, अमेरिका ने कहा है कि अच्छा ठीक है, 5th राउंड की बातचीत कहाँ होगी, वो भी तय किया जाए, ओमान में होगी, ये होगी। ईरान ने भी कहा है कि बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुप्रीम लीडर बार बार कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, अमेरिका बकवास ना करे। अब ये देखिए पूरा एक पॉलिटिकल लड़ाई, बैटल ऑफ नर्व्स पूरी चल रही है कि कौन किसको डाउन करेगा। और ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इधर इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है कि ईरान पे हमला करेंगे, जो मेरे ख्याल से स्मोक स्क्रीन है। इजराइल की स्थिति नहीं कि हमला करें, लेकिन कर भी सकता है क्योंकि डेस्परेशन में है। नेतन्याहू को अगर ये लग गया कि गाजा में वो हार रहा है, जो कि तय है। मैंने आपको बताया कि टनल्स में 20-25 हजार लोग का वो ऊपर, तुम 60-70 हजार नहीं, 2 लाख सेना ले आओ, वो हार जाएगी, क्योंकि वो टनल्स में है, वो कभी भी निकल के मारेंगे और वो तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए नेतन्याहू को ये 100% लग रहा है कि हमारी हार गाजा में हो जाएगी, इसीलिए वो ईरान पे हमला करना चाहता है कि किसी तरह से युद्ध को आगे बढ़ाएं। मरता क्या नहीं करता, जो आदमी जो एकदम दबा हुआ मर रहा है, सोचिए आप, इतना पावरफुल आदमी, उसकी कुत्ते की जैसी स्थिति होगी, वो तो चाहता है कि केवल भौंक भौंक के हम डराएं लोगों को। अब वो ईरान पे स्ट्राइक करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सब लोग कह चुके हैं। कर भी दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ईरान ने तुम्हें इतना मारा, वो मैंने कल बताया था, 1 अक्टूबर 2024 को जो ईरान ने स्ट्राइक की थी, 26 क्रेटर्स हुए थे इजराइल के नेवतीम एयरबेस में। अब इसके बाद ईरान क्या करेगा वो लेकिन चलिए अब देखते हैं इसको ये कैसे ये डेवलप होता है। उसके बाद देखिए, जो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीरिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बयान दे दिया, और ये चीज देखिए सबको समझने वाली है। उन्होंने ये कह दिया कि सीरिया में जो एचटीएस सरकार है, जो मैं कह रहा था आपसे कई दिनों से कि सीरिया में एचटीएस सरकार स्टेबल नहीं है, वो उसका दमस्कस के आगे रूल ही नहीं है, और ये आज मार्को रूबियो ने कह दिया कि सीरिया में जो एचटीएस सरकार है वो स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। और इसके पीछे देखिए जो आईसिस मजबूत हो रहा है वहां पर। कल मैंने बताया था आपको, एचटीएस सरकार से लोग डिफेक्ट करके आईसिस में जा रहे हैं, अमेरिका वहां से अपनी फौजें हटा रहा है। मतलब आईसिस को फिर से रिवाइव करने की अमेरिका की पूरी प्लानिंग है, और इसीलिए एचटीएस को ये इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं। और अभी ट्रंप गल्फ गए हैं और वहां पर अल शरा से, जुलानी से मुलाकात की, तारीफ की उसकी, और कहा कि सीरिया से हम सैंक्शन उठा रहे हैं। तो अभी जब तुम सीरिया से सैंक्शन उठा रहे हो तो तुम्हारा विदेश मंत्री ये क्यों कह रहा है कि वो एचटीएस सरकार कभी भी गिर सकती है? अब आप देखिए, ये पूरा इंटरेस्टिंग गेम, और इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ ईरान का है और सीरियन रेजिस्टेंस का, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीरियन रेजिस्टेंस ही सीरिया का मालिक होगा, ये बात तय है। उसके बाद रशिया। अब रशिया को लेके देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कुछ हुई हैं। रशिया ने जो रशिया प्यूटिन की बात हुई, फिर यह हुआ कि और ज्यादा मतलब प्यूटिन तैयार हो गया। हर बार जब ट्रंप की प्यूटिन से बात होती है तो ट्रंप कहते हैं कि प्यूटिन तैयार। अब किस चीज के लिए तैयार है यही नहीं क्लियर है, और प्यूटिन चुप हो जाता है, कहता है इसको बोलने दो, और ट्रंप अपना बोलते चले जाते हैं। उसके बाद ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, क्योंकि यूरोप उधर अड़ा हुआ है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, रशिया के खिलाफ युद्ध जारी रखो। उसके और अभी प्यूटिन और ट्रंप की बात हुई, और तुरंत ही कुछ ही समय में मतलब करीब 10-12 घंटे बाद रशिया ने 39 यूक्रेनियन ड्रोन्स गिरा दिए, और पूरा एक वहां पर ये सीधे स्ट्राइक यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर थी। 39 जो ड्रोन्स हैं वो सीधे गिरा दिए। एक मैसेज था कि लड़ाई में देखो हमारा पल्ला भारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, और कभी भी इस गफलत में अमेरिका ना रहे। उसके बाद देखिए चाइना। अब चाइना की जो ये स्थिति हो गई है कि मतलब आप सोचिए, एक अमेरिकन एनालिस्ट का बयान आया है कि चाइना लैटिन अमेरिका को पूरा कंट्रोल कर रहा है। मतलब लैटिन अमेरिका जो कि अमेरिका के एकदम का बैकयार्ड है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका कहते हैं, जहां कोलंबिया, ब्राजील और मेक्सिको इस तरह के देश हैं, क्यूबा भी है, चिले भी है। तो ये जो पूरा रीजन है, लगभग हर देश के साथ चाइना ने अपना एक रिश्ता बना लिया आर्थिक, और कोलंबिया अभी रोका हुआ था, कोलंबिया से भी एक आर्थिक रिश्ता बन गया है। और रशिया की इसमें हालत खराब है
कि हम क्या करें, कुछ वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो चाइना है वो नए नए रोबोज डेवलप कर रहा है, रोज दिखा रहा है। आज तो कमाल ही हो गया, उसने 2 ऐसे रोबोज दिखाए जो कि बॉक्सिंग कर रहे थे। जी हाँ, बाकायदा बॉक्सिंग कर रहे थे। इस तरीके से ये पूरी एक सिचुएशन डेवलप हो रही। उसके बाद देखिए ऑयल प्राइसेस, जब ये बात हुई कि इजराइल ईरान पे स्ट्राइक कर सकता तो ऑयल प्राइसेस में उछाल हुआ और अमेरिकन ऑयल प्राइसेस में उछाल हुआ। तो ऑब्वियसली ये मतलब ये काफी संभावना है कि इसको ट्रंप ने कुछ अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए भी ट्रंप इस तरह से करता है, कुछ अपने निजी फायदे के लिए इस तरह की अफवाहों को बल दिया है। क्योंकि इजराइल फंसा हुआ है, इजराइल कर सकता है, लेकिन ट्रंप भी क्या है ना, अब ये इस बात समझ में आ रही, मैनिपुलेटर है, उसको खबर पता लग जाती है, फिर वो बोल देता है। जैसे सीज फायर जो यहाँ हुआ उस पर पहले से बोल के मार्केट्स को फिर मैनिपुलेट करता है। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट की 50th एनिवर्सरी है और इस ओकेजन पे माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि आईडीएफ को क्लाउड सर्विसेज देती है, तो लगातार 2 दिन से जो उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन डिसरप्ट हो रहे हैं। उसी के एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को कि तुम नरसंहार को मदद देना बंद करो, और उसमें वो कुछ लोग डिसमिस हो रहे हैं और कुछ लोग वो अरेस्ट भी हो रहे हैं। फिर देखिए जो पूरी घटना घटी जेनिन में, जो गोली चलाई आईडीएफ ने यूरोपियन डेलीगेशन पे, उसके बारे में 2 लोग घायल हुए हैं, अभी और खबरें नहीं आ रही हैं। उसके बाद देखिए जो ईरान के अंदर फिर से इजराइल के अंदर फिर से ईरान के जासूस मिले, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसमें पूरी एक रिसर्च चल रही है इजराइल की कि यहूदी ईरान के लिए क्यों काम करते हैं, यहूदी ईरान के लिए क्यों काम करते हैं, ये इस पे रिसर्च चल रही। फिर जो मोहम्मद अब्बास हैं गद्दार, ये आज लेबनान पहुंचे, जोसेफ आउन से मिले, और वहां पर इन्होंने कहा कि हम जो फिलिस्तीनी फैक्शंस लेबनान में एक्टिव हैं इनको डिसआर्म करेंगे। तुमने तो इतनी बार कहा हमास हमको हमास हथियार डाल दे, ये कर दे वो कर दे। हमास तो वहाँ इजराइल को हरा रहा है और 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहा है, और तुम वहाँ पर जाके दलाली कर रहे हो लेबनान में, जो कि बिल्कुल झूठ बात है। आज जो नए पोप बने हैं, पोप लियो 15, उन्होंने भी आज कह दिया कि गाजा में बहुत बुरी हालत है और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड आनी चाहिए। और भारत की जो स्थिति है, देखिए जो अभी भारत कह रहा था कि अफगानिस्तान ने हमारा साथ दिया इसमें ऑपरेशन सिंदूर में। आप सोचिए पूरे, और अफगानिस्तान को भारत रिकग्नाइज भी नहीं करता है, तो पूरे दुनिया में इजराइल और अफगानिस्तान, ये 2 देश कह रहा है भारत हमारे साथ खड़े रहे। और यहां पर एक खबर आ गई है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, अफगानिस्तान उसका हिस्सा बनने जा रहा है। अब आप देखिए, तो ये पूरा जो इनकी जो डिप्लोमेसी है, जो ये पूरी स्थिति है, ये पूरी डामाडोल है। तो आज का देखिए प्रसारण यहीं तक, और कल हम आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।